सर जी, आपका स्वागत है धुमकुड़िया लाइव में। वक्त। और डॉक्टर रामचंद्र जी का थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं कह रहा था कि बीए इन्होंने संजीविया सांची से किया, उसके बाद कॉल सेंटर वगैरह में दिल्ली में आने के बाद जॉब किए, फिर मेहनत करते करते इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई शुरू की दिल्ली विश्वविद्यालय से। फिर नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से इन्होंने एलएलएम किया। हाँ, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से इन्होंने एलएलएम किया। इनका स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉज। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर लॉज भी इनका है। और इसमें इनका जो डेजर्टेशन था, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन इन साइबर स्पेस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। फिर पीएचडी के लिए झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर रामचंद्र जी आ गए, और इनका जो पीएचडी रिसर्च पेपर है, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट सिंहभूम झारखंड, सोशियो लीगल स्टडीज। इसके साथ ही बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं, और बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं जो कि लोगों के खासकर अधिकारों को लेकर है। रेलेवेंस ऑफ ट्राइबल कस्टमरी राइट्स, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, पेसा एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, अ क्रिटिकल एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू झारखंड, स्टेटस ऑफ सिविल life and liberty, rights of tribal in anti-national operations, a case of Jharkhand, rights of domestic worker, इत्यादि इत्यादि। और फिलहाल ये जो झारखंड में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, वहां पे पढ़ा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। इसके पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार गया में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहे थे। फिलहाल अब हम मुद्दों की ओर आते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। टैग कैसे अस्तित्व में आया, या फिर उसकी शुरुआत कैसे हुई, और पांचवी अनुसूची क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से भी हम लोग सवाल लेंगे, और चूंकि आदिवासी अधिकारों को लेकर अब तमाम जो राज्य हैं उसमें उठने लगी हैं, और क्या क्या गड़बड़ियां हैं उन पर बातें होने लगी हैं, इसलिए सवाल तो आएंगे ही हमारे दर्शकों से। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हमें बताइए कि पांचवी अनुसूची क्या है, और टैग वहां से कैसे निकल कर आता है, या फिर अभी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, फिर हम लोग आगे और बातें करेंगे जी। ओके, डॉक्टर गणेश मांझी जी को मेरी तरफ से जोहार, सेवा जोहार, और सभी जो श्रोतागण है, दर्शकगण है, उनको भी मेरे तहे दिल से जोहार। बिरसा मुंडा महानायक अबुआ दिसुम हमारे बिरसा मुंडा की शहादत दिवस जो 9 जून को मनाई जाएगी, उसी को एक तौर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज की जो विषय है उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा, और डॉक्टर गणेश मांझी जी को विस्तार पूर्वक मेरे विषय में जानकारी देने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि साथियों, विषय हमारा जो है वो है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के तहत टीएसी, इसका मतलब है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, या इसको हम बोले जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की भूमिका और उसका क्या अनुपालन एवं चुनौतियां, ये हमारा एक विषय है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि शुरू से ही अगर हम पांचवी अनुसूची के थोड़े से इतिहास पे जाएं और वहां से कैसे पांचवी अनुसूची आती है संविधान में, तो हम पाएंगे कि शुरुआत में जब अंग्रेज भारत में आए, तभी से उन्होंने देखा, ये महसूस किया कि जो
जो सामान्य प्रशासन है, सामान्य प्रशासन के साथ-साथ एक ऐसा तबका है आदिवासियों का, जो अपनी विशेष रीति-रिवाज और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और सामान्य जो जनसंख्या है उस वक्त की में हिंदुस्तान में जो भी समान जनसंख्या है उससे उसका जीवन जो शैली है जीने की वह बिल्कुल अलग है। उन्होंने देखा कि वो जंगलों में निवास करते हैं, उनकी अपनी रीति रिवाज परंपराएं हैं जिससे वो संचालित होते हैं, उनकी अपनी एक शासन प्रशासन प्रणाली पहले से ही थी जो कि विभिन्न आदिवासी समुदायों में विभिन्न रूप से जानी जाती थी। जैसे अगर हम कहें अपने आदिवासी समुदाय में झारखंड के संदर्भ में तो बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे ओराव में पढ़ा का है, मुंडाओं में पढ़ा मानकी मुंडा से का जो प्रथा है, उसी तरह डोकलो सोहर है, मांझी परगनैत है। तो इस ऐसी जो व्यवस्थाएं थी वो पहले से ही विराजमान थी और आदिवासी इसे संचालित होते थे। अब जब अंग्रेज जब आए उन्होंने देखा कि जो कानून जो उस वक्त के थे, जो सामान्य कानून इन पे लागू अगर कर दिए जाते तो उनको उनकी जो रीति रिवाज और जो परंपराएं थी उसका नष्ट होने का और की संभावनाएं काफी थी। और साथ साथ इतिहास में हम जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जो सिस्टम बनाए गए वो एक तरह से शोषण को बढ़ावा दे रहे थे और उसके शोषण दमन के वजह से बहुत सारे विद्रोह हुए। अंग्रेजों के समय से संथाल हुल हुआ, उसके बाद कोल, हम देखते हैं कि उसके पहले कोल विद्रोह हुआ 1832 में। उसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, छोटा नागपुर में भी और अन्य जगह भी विद्रोह हुए। तो अंग्रेजों को समझ में आया कि इनका जो व्यवस्था है ये असंतुष्ट है और जो लगान लेने की जो परंपरा थी, लगान एक्सट्रैक्ट करने की परंपरा थी, वो एक तरह से बहुत ही शोषित करने वाला था, वो एक्सप्लॉइटेटिव था। तो जमीनी हथियाने शुरू हो गए, जंगल खत्म होते चले गए क्योंकि अंग्रेजों को अपने विस्तारवादी नीति पे काम करना था और उन्होंने देखा कि जंगल एक बहुत बड़ी संपदा है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं और वहां से उन्होंने एक एक्सप्लॉइटेटिव कैंपेन शुरू किया और अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपनाए। लेकिन साथ साथ ये देखा कि जो विशेष परिस्थिति में जो आदिवासी रहते हैं और विशेष कानून से रीति रिवाज जो संचालित होते हैं उन पे हम सामान्य कानून थोप नहीं सकते। उसका खामियाजा उन्होंने कई सारे विद्रोहों में देख चुके थे। तो उन्होंने फिर पूरे भारतवर्ष में कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र चिन्हित किए, कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जो कि उन्होंने एक्सक्लूडेड एरिया का नाम दिया। इस संदर्भ में उन्होंने एक कानून बनाया, सबसे पहले जिसको कि हम बोलते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा इतिहास पे ना जाए तो हम शुरुआत कर सकते हैं जब अंग्रेजों को ये एहसास हुआ कि इनके लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता है जहां पे सामान्य जो कानून है वो लागू ना हो और उनको अपनी रीति रिवाज के अनुसार से ये संचालित हो सके। तब इन्होंने 1874 ईस्वी में एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया। अब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जो कि आदिवासी एरिया को यानी अनुसूचित जनजाति एरिया को दो भागों में ये बांटता है। एक तो वो कहता है कि वह पूर्णतः एक्सक्लूडेड है, दूसरा इन्होंने दिया एक संज्ञा कि ये पार्शियली एक्सक्लूडेड है। पार्शियली एक्सक्लूडेड मतलब इसमें कुछ कानून अप्लाई होते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा, लेकिन एक ऐसा एरिया है जो कि पूर्णतः एक्सक्लूडेड है, वो अपनी तरीके से वो संचालित होंगे। तब हम देखते हैं 1874 के बाद जैसे कारवां आगे बढ़ता जाता है तो हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जब भारत आती है तो उन्होंने भी ये रियलाइज किया
कि ये जो क्षेत्र है अगर इनको इनका विकास करना है और इन क्षेत्रों में जो कि अंग्रेजों के शोषण और बहुत सारे जमींदारों के शोषण और भी सामान्य लोगों के द्वारा किए गए शोषण जिससे कि जल जंगल जमीन से जो संबंधित थे, अगर उनको बचाना है तो इनको एरिया में बांटना होगा और इनको अपने तरीके से इनकी शासन पद्धति देनी होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वही जो 1874 में जो शेड्यूल जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया है और एक्सक्लूडेड एरिया है, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 1935 की जो एक्ट थी उसमें उन्होंने कहा कि एक है होली एक्सक्लूडेड एरिया यानी पूर्णतः जो विमुक्त एरिया है और एक है जो कि पार्शियली एक्सक्लूडेड है। अब 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई, फिर जैसे भारत आजादी को प्राप्त करता है 1947 ईस्वी में, तो आगे ये बात बढ़ती है कि ये जो एरिया जो जिसको कि हम होली एक्सक्लूडेड एरिया कहते थे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया है, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन होता है, संविधान सभा में डिस्कशन होता है। तो 3 समितियां वहां पे बनाई जाती हैं, 3 उप समितियां बनाई जाती हैं और सबसे पहले एक समिति जो बनाई जाती है जिसको कि बोलते हैं एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। 1947 में ये कमेटी बनाई जाती है। अब ये कमेटी के अंदर 3 सब कमिटियां उप समितियां बनाई जाती है और इन उप समितियों को एक टास्क दिया जाता है कि आप जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको किस तरह से स्वतंत्रता के पश्चात किस तरह से उन क्षेत्रों में शासन होनी है, इसके ऊपर आप अपना मंतव्य दीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि एक जो उप समिति है उसको जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो है एवी टक्कर जी, राइट, और दूसरी जो है उप समिति है जिसकी अध्यक्षता करते हैं श्री गोपीनाथ बारदोली जी। तो जब ये समितियां ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और तीसरी जो समिति है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से संबंधित है, तो हम वहां नहीं जाकर हम केंद्रित करते हैं इन 2 समितियों के ऊपर, उप समितियों के ऊपर, एवी टक्कर और श्री गोपीनाथ बारदोली जी। तो एवी टक्कर की जो उप समिति थी, जो उन्होंने सुझाव दिए कि अगर आदिवासी क्षेत्र में विकास करना है तो एवी टक्कर का जो उप समिति है उनके जो सुझाव को मानते हुए स्वतंत्रता पश्चात उन्हीं के सुझाव के ऊपर 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 आगे बढ़ाया जाता है और जो गोपीनाथ बारदोली की जो उप समिति है जिसके सुझाव को मानते हुए एक 6ठी अनुसूची का क्षेत्र बनाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद संविधान जब शुरू होता है 1950 में, तो 2 अनुसूचित शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इन उप समितियों के सुझाव के मुताबिक बनते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया है वो हमारा 5th शेड्यूल एरिया का पार्ट कहलाया और जो होली जो एक्सक्लूडेड एरिया है वो आपके नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कहलाया, जहां पे 6ठी अनुसूची का क्षेत्र कहलाया। जैसे उसमें हो गए आपके असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में 6th शेड्यूल के प्रावधान लागू होते हैं और हमारी जो पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया है उसमें 5वीं अनुसूची का प्रावधान लागू होता है। और इसका मूल मकसद है कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र सामान्य क्षेत्र से बिल्कुल अलग है और इनकी एक विशेष व्यवस्था है और इनकी विशेष व्यवस्था के तहत इनको एक सुरक्षा का एक कवच दिया गया है। अब 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है उसमें गवर्नर को एक गार्डियन के तौर पे रखा गया है, यानी गार्डियन के तौर पे वो प्रेसिडेंट का नॉमिनी है, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लिए वो सोल एंड होल बॉडी है और उसके ऊपर वो बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है।
उसी के तहत हम देखते हैं कि आर्टिकल 244 के अंदर हम बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि उसमें दिए हुए हैं, जो कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान हम कह सकते हैं। तो इस तरह से 5वीं अनुसूची अब हमारे संविधान में आया। अब हम थोड़ा 5वीं अनुसूची के अंदर जाते हैं और हम ये ढूंढने के प्रयास करते हैं कि उसमें जो है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल या जनजातीय परामर्शदात्री काउंसिल जो है, परिषद जो है, उसकी क्या भूमिका है। वैसे पूरी 5वीं अनुसूची को देखें हम तो ये कई सारे पार्ट में बटा हुआ है। अगर हम देखें तो 4 पार्ट में बटा हुआ है और 7 पैराग्राफ्स में है। 7 पैराग्राफ इस पूरे अनुसूची को कवर करते हैं और सभी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। हम ज्यादा पैराग्राफ की तरफ नहीं जाकर हम अब देखते हैं कि पैराग्राफ बी जो है, जिसमें कि हमारा मेन विषय है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर, वो उसके बारे में लिखा गया है। तो पार्ट बी का जो है वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो कहने का मतलब 5वीं अनुसूची क्षेत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल एरियाज में होंगे। शेड्यूल एरियाज हमारे जो स्टेट्स होंगे, जिसमें कि कुछ एरियाज शेड्यूल एरियाज हैं, सारे के सारे शेड्यूल एरियाज नहीं है। तो इसका हमें अगर जो शब्द इस्तेमाल करना है वो है जो राज्य जिसमें कि शेड्यूल एरियाज हैं, तो स्टेट्स हैविंग शेड्यूल एरियाज। तो 5वीं अनुसूची है वो वहां अप्लाई होता है जहां पे जिस स्टेट में स्टेट उसको 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित करती है, ठीक है। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित करने का क्राइटेरिया बहुत सारी कमिटीज में मेंशन किया है, जिसमें कि शेड्यूल ट्राइब कौन है, शेड्यूल एरिया कौन सा है, उसके विषय में बहुत सारी समितियां हुई थी, जिसमें कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये जो एरिया होंगे जो इसमें कि आदिवासी जनसंख्या की बहुलता होगी और जिसका अलग एक लिविंग स्टैंडर्ड होगा, अलग लाइफस्टाइल होगा, अपनी एक अलग कल्चर होगी, एक आइडेंटिटी होगी। ऐसे जो एरियाज होंगे और एक जनरल बैकवर्डनेस का जो आधार रखा गया है, उसी आधार को चुनते हुए शेड्यूल एरिया बनाए गए हैं। वैसे संविधान में ऐसे कहीं नहीं दिया गया है कि शेड्यूल एरिया कौन सा है, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। तो इन सब क्राइटेरिया को पहले निर्धारित किया गया और शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब कौन है, उन्हीं क्षेत्रों पे ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र अप्लाई होती है। अब एक हो गए 10 जो हमारे राज्य हैं, उसमें जो है ये 5वीं अनुसूची लागू होती है। साथ साथ वैसे एरिया जो कि शेड्यूल स्टेट्स नहीं है, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, उन क्षेत्रों में भी आपका शेड्यूल 5 अगर वहां पे जनजातीय आबादी ज्यादा है, अधिक है, तो वहां पे भी 5th शेड्यूल अप्लाई होंगे, इस फैक्ट के बावजूद कि वो शेड्यूल स्टेट नहीं है, ठीक है। तो शेड्यूल एरिया अगर है तो 5th शेड्यूल वहां पे यानी 5वीं अनुसूची के प्रावधान वहां अप्लाई होंगे, जैसे कि बंगाल में अप्लाई होता है। अब हम चलते हैं 5वीं अनुसूची के रामचंद्र जी, जी रामचंद्र जी, जी वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और तमिलनाडु 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान वहां पे लागू नहीं होंगे। लेकिन टैग के रूल जो है, ट्राइब्स एडवाइजरी जो काउंसिल है, मतलब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के जो रूल हैं वो लागू होंगे, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए शेड्यूल जो 5 स्टेट्स है, अगर वहां पे शेड्यूल पॉपुलेशन है तो वहां पे वो शेड्यूल स्टेट नहीं भी होगा, लेकिन अगर वो शेड्यूल एरिया है, वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, तो वहां पे 5वीं अनुसूची का प्रोविजन है वो भी एप्लीकेबल होगा। तो उसी के लिहाज में आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, जबकि वेस्ट बंगाल पूरा शेड्यूल स्टेट नहीं है, वो 10 जो राज्य हैं हमारे उसमें नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि वहां पे
शेड्यूल एरिया है, पॉपुलेशन है वहां पे, तो वहां पे 5वीं अनुसूची का जो है प्रोविजन वो अप्लाई होगा, और इसी संदर्भ में वहां पे टैग भी है। जी। ठीक है, तो अच्छा, अब इस हमारे तरह का दर्शकों को ये बताइए, जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं 5वीं अनुसूची के तहत टीएससी की भूमिका, अनुपालन एवं चुनौतियां, द रोल ऑफ टैक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल अंडर 5th शेड्यूल, कंप्लायंस एंड चैलेंजेस। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की भूमिका इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है शेड्यूल्ड एरिया में, चाहे वो स्टेट जहां पे अनुसूचित जनजाति लोगों की जनसंख्या है। और ये जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल, जो 5वीं अनुसूचित से डेफिनेटली आया है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा पारा, सब पारा, उसको भी जरा हम हमारे दर्शकों को बताएं साधारण भाषा में, जी। तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। देखिए, 5वीं अनुसूची को जैसे मैंने बताया, पूरे इसके आपके पैरा डी तक है, और पैरा बी का जो पार्ट है वो आपका टैक्स से संबंधित है, यानी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद से संबंधित है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से संबंधित है। तो ये जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, जैसे कि अगर आप संविधान में देखिए, ये कहता है कि ये उन क्षेत्र में स्टैब्लिश हो जाएंगे जहां पे जो शेड्यूल एरिया है, और अगर शेड्यूल एरिया नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेट ऐसा हो जहां पे शेड्यूल ट्राइब्स है, तो वहां पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जा सकता है। तो ये दोनों केस में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो सकता है। तो पार्ट बी आपका जो पैराग्राफ 4 है, उसके अंदर में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें कि हम फर्स्ट जो अगर आप देखें उसका पैरा का सब पैरा 1 देखेंगे, तो वो कहता है कि किस क्षेत्र में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यानी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद स्थापित होगी, और उसके जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे। तो ये कहता है कि उस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में टोटल मेंबर जो होंगे 20 होंगे, और 20 से ज्यादा नहीं होंगे, जिसमें कि वो कहता है कि 3/4, कहने का मतलब 20 में से 15 जो मेंबर होंगे वो मेंबर होंगे शेड्यूल ट्राइब के, और साथ साथ वो उस विधान सभा के सदस्य होंगे। तो कहने का मतलब टोटल मेंबरशिप में आपका जो है 15 मेंबर शेड्यूल ट्राइब से होंगे, और वो वहां के विधानसभा का मेंबर्स भी होंगे, और बचे कितने, 5। अब ये कहता है कि जो 5 मेंबर्स होंगे उसमें से वो कहता है कि जो 3 जो मेंबर होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, और वो किस आधार पे नॉमिनेट किए जाएंगे, वो इस आधार पे नॉमिनेट किए जाएंगे कि उनकी जो नॉलेज है, उसका जो स्किल है, या उनका जो योगदान है ट्राइबल के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, और उनके वेलफेयर के लिए, अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो या विशेष जानकारी रखते हैं, तो वैसे एक्सपर्ट्स को वो जगह दे सकते हैं। और साथ साथ वो दो मेंबर्स होंगे, जो कि एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होंगे। तो कुल मिला के टोटल वो 20 मेंबर होंगे उसमें। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ऐसी स्थिति में एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स मेंबर हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, जो विधानसभा में हैं, वो कम हैं, और ट्राइब्स एडवाइजरी सीट्स को, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की सीट्स को नहीं भर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो जो बचे हुए जो सीट्स हैं, जो कि जिसको भरना है, वो उस आदिवासी समुदाय से और अदर मेंबर्स को वो डाल सकते हैं, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं है, तो और भी सदस्य जो कि उस समुदाय से, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो उस रिमेनिंग सीट को भर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रावधान है। ठीक है, तो अब दूसरा जो उसका सब पैरा है, वो कहता है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल तो का गठन हो गया, उसका कॉम्पोजिशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इसका कार्य क्या होगा। तो उसका वर्णन है वो आर्टिकल आपका सब पैराग्राफ
2 में लिखा है, वो कहता है कि ये जनजातीय परामर्शदात्री समिति का ड्यूटी होगा कि वो उन सब चीजों पे अपना ओपिनियन दे जिसको गवर्नर ने रेफर किया है। अगर गवर्नर कुछ ऐसी सलाह मांगता है तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्या है, आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए और उनका कल्याण के लिए वो उसको अपना सुझाव दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? वो सुओ मोटो नहीं है, वो अपने से नहीं दे सकते हैं। ये कहता है कि एज मे बी रेफर्ड टू देम बाय द गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें सुओ मोटो कहने का मतलब है कि अपने आप से वो सुझाव नहीं दे सकते हैं। वो सुझाव तभी दे सकते हैं जब कुछ मामले जो कि आदिवासियों के उत्थान और उनके विकास के लिए गवर्नर के द्वारा रेफर किए गए हों ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को, तब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उन चीजों पे वो अपना सुझाव दे। ठीक है, ये सब पैराग्राफ 2 में ये मेंशन करता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ है, वो कहता है कि गवर्नर को रूल बनाने का, यानी रूल फॉर्मुलेट करने का अधिकार है। और वो रूल जो बनाते हैं, गवर्नर जो बनाता है, वो किन किन चीजों पे बना सकते हैं। तो उनका जो है सब पैराग्राफ 3 के छोटे ए बी सी 3 क्लॉज हैं, उसके अंदर वो बताते हैं कि गवर्नर को रूल बनाने का अधिकार है कि उसके काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट का मोड क्या होगा, और अपॉइंटमेंट चेयरमैन जो होगा, उसका जो अध्यक्ष होगा, उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, और साथ साथ उसको चलाने के लिए, उस काउंसिल को चलाने के लिए और भी जो ऑफिसर्स होंगे या जो सेवक होंगे, उनका किस तरह से अपॉइंटमेंट हो, इसके लिए गवर्नर को रूल मेकिंग पावर दिया गया है। दूसरा ये कहता है कि मीटिंग जो होगा उसका प्रोसीजर कैसा होगा, उसको मीटिंग को संचालन करने का क्या तौर तरीका होगा। और तीसरा जो कहता है कि और भी कुछ ऐसे मैटर्स हो जो कि इंसिडेंटल मैटर्स हो, मतलब जो कि मेजर नहीं हो लेकिन एक सप्लीमेंट्री हो इसको चलाने के लिए, उन सब चीजों पे भी गवर्नर जो है अपना गवर्नर को एक अधिकार है कि वो नीति बना सकता है। तो ये जो मुद्दा है, ये टैग का जो मुद्दा है, आपके पैराग्राफ 4 में बहुत अहम रोल रखता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है वो आदिवासियों के विकास के लिए और उनके कल्याण के लिए टाइम टू टाइम, जैसे कि गवर्नर रेफर करते हैं उनके ओपिनियन के लिए, तो वो अपना एडवाइस उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से एक अनुसूचित क्षेत्र में बहुत सारे स्पेशल कानून बनते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ऐसा है, उसी तरह फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, उसी तरह हमारे जो 5वीं अनुसूची के बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि स्पेशल प्रोविजंस हैं, जिसको कि कई बार बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। तो चूंकि ये विशेष अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिसके ऊपर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल अपनी नीतिगत